नमस्कार, हमारी खास पेशकश उपचुनाव के रण में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। कहने को तो ये महज 27 यानी 28 सीटों का उपचुनाव है, लेकिन इस पर लगी सभी पार्टियों की दांव है। सबके अपने अपने दावे हैं, कुछ असली हैं, कुछ दिखावे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सबको सिर्फ जीत का इंतजार है, क्योंकि तभी सत्ता है तभी सरकार है। कहने को भले ये 28 सीटों का उपचुनाव है, लेकिन किसी विधानसभा आम चुनाव से जरा भी कम नहीं, और हो भी क्यों ना। सभी दम ठोक रहे हैं, कह रहे हैं हम किसी से कम नहीं। तो आइए शुरू करते हैं उपचुनाव का रण। तो बड़ी खबर है, एमपी कांग्रेस ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग में एक शिकायत की। दरअसल गरीब कल्याण सप्ताह मनाने की शिकायत की गई है। कांग्रेस ने कहा कि वोटरों को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस ने ऐसे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने की भी मांग कर दी है। तो एमपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया है और गरीब कल्याण सप्ताह मनाने की शिकायत की जा रही है। कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने का आरोप लगाया। आपको बता दें 28 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं गरीब कल्याण सप्ताह जो बीजेपी मना रही है उसको लेकर कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है। एमपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग में बाकायदा इसको लेकर एक शिकायत दर्ज कराई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़े हैं भोपाल से। मनोज, क्या है इस शिकायत का आधार, क्योंकि अब एमपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये शिकायत चुनाव आयोग में की गई है और ये मांग की गई है कि जो बीजेपी सरकार के द्वारा जो गरीब कल्याण सप्ताह 17 सितंबर से 23 सितंबर के बीच चलाया जा रहा है उस पर पाबंदी लगाई जाए। और काफ़ी गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं और उस शिकायत के साथ कुछ कागज भी जो है चुनाव आयोग को दिए गए हैं और उसमें साफ तौर से ये आरोप कमरुद्दीन लगाए गए हैं कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम को सेट किया गया है और हर जिले में जो कि आरोप ये भी है कि जो उपचुनाव जिन सीटों पर होना है वहां के वोटरों को लुभाने की कोशिश इस कार्यक्रम के द्वारा जो है बीजेपी लगातार कर रही है। और ये भी सीधा आरोप उस शिकायत में लगाया गया है कि वोटरों के अलावा जो बीजेपी की कार्यकर्ता उनको सीधे तौर पर आर्थिक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और जो शिकायत के साथ जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें सामान्य प्रशासन के उस आदेश की कॉपी को भी दिया गया है जिसमें सामान्य प्रशासन ने सभी प्रदेश के कमिश्नर और कलेक्टर को ये आदेश दिए हैं कि जो कार्यक्रम गरीब कल्याण सप्ताह के तहत किए जाने हैं वो किस तरीके से 23 तारीख तक चलेंगे और किन किन विभागों की भूमिका रहेगी। और ये जो कार्यक्रम है वो जिला विकास खंड और पंचायती स्तर तक इन कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा। यदि हम बात करें तो स्कूली शिक्षा विभाग जो है मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटने का काम करेगा। इसी तरीके से कृषि विभाग जो है किसानों की बीमा राशि को वितरण करने का काम करेगा। तो तमाम तरीके के कार्यक्रमों को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं और इस बात की मांग की गई है कि जो ये गरीब कल्याण सप्ताह चलाया जा रहा है इस पर पाबंदी लगाई जाए और इसकी जांच भी की जाए। लेकिन दूसरी तरफ कमरुद्दीन, जो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लगातार जो जन कल्याण योजनाएं हैं जो कि सरकार जनता के लिए चला रही है उस पर कहीं ना कहीं सियासत कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और सर्वविदित है मनोज, ये तो सभी को मालूम है कि जब भी हर साल 17 सितंबर आता है तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बीजेपी जोर शोर से सेलिब्रेट करती है, सेवा सप्ताह मनाती है और इसी के उपलक्ष्य में ये पूरा कार्यक्रम है। और क्या चुनाव आयोग की तरफ से अभी तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, कोई अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, तो क्यों कांग्रेस को लगता है कि इसमें उसे दिक्कत आनी चाहिए, वोटरों को लुभाया जा रहा है? आज बिल्कुल कांग्रेस का सीधा तौर पे ये आरोप है कि क्योंकि जो उपचुनाव है वो उनकी तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो लेकिन भारत निर्वाचन आयोग इन तारीखों का ऐलान जल्द करेगा, इस तरीके का जिक्र उन्होंने अपनी शिकायत में किया। और ये सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि क्योंकि उपचुनाव है तमाम विधानसभा सीटों पे, ऐसे में वहाँ के वोटरों को लुभाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि जो सरकारी जो डिपार्टमेंट है
उनका उपयोग जो है इस तरीके के कार्यक्रमों के जरिए वोटरों को लुभाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि एक आरोप ये भी शिकायत में लगाया गया है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी आर्थिक लाभ पहुंचाने का काम इस योजना के जरिए, इस सप्ताह के जरिए किया जा रहा है। तो आरोप हैं, अब आयोग किस तरीके की कार्रवाई करता है। इन आरोपों का, इन शिकायतों पर आयोग किस तरीके से संज्ञान लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज का तूफानी दौरा लगातार जारी है। इसी क्रम में छतरपुर के बड़ा मेलहरा जाने के दौरान मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए टीकमगढ़ में रुके। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जनता ने 15 महीने के कांग्रेस का शासनकाल देखा है, इससे कांग्रेस में घबराहट है, उसके नेता ही पार्टी छोड़ रहे हैं। हम जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकाल जनता ने अपनी आंखों से देखा भी है, भुगता भी है, सहा भी है। जब कांग्रेस के जो मित्र थे वही घबरा गए वहाँ और पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे के आ गए, तो आम जन की तो कल्पना ही की जा सकती है। 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज एक और कांग्रेस के विधायक दुखद मृत्यु उनकी हुई है और मुंबई के दिल्ली के अंदर वो मेदांता में एडमिट थे, हमारे ब्यावरा के विधायक। उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। ऐसे 27 चुनाव हो रहा है, 27 की 27 सीटें। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों में अंडा बंटेगा या नहीं, इस पर मुख्यमंत्री शिवराज ने पहली बार इशारों में संकेत दे दिए हैं कि अंडा नहीं बल्कि कुपोषित बच्चों को दूध दिया जाएगा। भोपाल में सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के सेवा सप्ताह के दौरान सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अंडा नहीं देंगे। कुछ दिनों पहले मंत्री इमरती देवी ने अंडा बांटने पर जोर शोर से वो अड़ी हुई थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जिसे विरोध करना है करते रहें, मैं कुपोषण दूर करने के लिए बच्चों को खाने में अंडा दूंगी। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अंडा अनिवार्य नहीं है, जो नहीं खाते हैं उन्हें फल दिया जाएगा। मंत्री इमरती देवी की मांग पर कई धार्मिक संगठनों को भी ऐतराज था, लेकिन अब सीएम ने संकेत दिए हैं कि आंगनबाड़ियों में अंडा नहीं बंटेगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 17 सितंबर से आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध बांटे जाने की बात कही है। 17 तारीख को हमने तय किया है, पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के अंदर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध का वितरण एक साथ किया जाएगा। पौष्टिक आहार, अंडा नहीं दूध। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी फल का वितरण करेंगे। इस तरह से सामूहिक रूप से ये दूसरे दिन 17 तारीख का कार्यक्रम जन्मदिन के दिन का प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। आंगनबाड़ियों पर दिए जाने वाले अंडा और दूध पर सियासत भी तेज हो चुकी है। आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि बच्चों में पोषण आहार देने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं, ताकि एमपी को कुपोषण के कलंक से मुक्त किया जा सके। शिवराज सिंह चौहान जी, आप और आपकी सरकार हमेशा मध्य प्रदेश में कुपोषण को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। देश में मध्य प्रदेश कुपोषण के नाम पर नंबर 1 रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी, आपके मंत्री जी कहते हैं कि हम आंगनवाड़ी के माध्यम से अंडा देंगे, आप कहते हैं कि हम दूध देंगे। तो अंडा दीजिए, दूध दीजिए, जो मर्जी आई वो दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश में कुपोषण को कंट्रोल कीजिए। मध्य प्रदेश में 48% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 70% से अधिक जनसंख्या एनीमिया की शिकार है। शिवराज सिंह चौहान जी, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव तो हो ही जाएंगे, लेकिन आप दलगत राजनीति से हटकर इस कुपोषण पर ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर भगाएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 15 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को लेकर हो रहे विरोध के बीच पार्टी ने दूसरी सूची को लेकर मंथन तेज कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ 19 सितंबर को ग्वालियर से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कमलनाथ पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात कर दूसरी सूची को फाइनल करेंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी
22 सितंबर तक अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी की पहली सूची के विरोध पर प्रवक्ता सैयद जाफर ने कहा कि पहली सूची को पार्टी के सर्वे रिपोर्ट के बाद पीसीसी चीफ की सहमति पर एआईसीसी ने जारी की है। पार्टी हाईकमान ने ही प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई है। वहीं कांग्रेस की सूची पर बीजेपी ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रथम सूची में 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है। यह प्रत्याशियों की घोषणा सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों की घोषणा स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं से चर्चा करने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने आलाकमान से सहमति के बाद की है। जल्द ही कमलनाथ जी का दिल्ली दौरा होगा और वहां पर बाकी शेष बचे हुए प्रत्याशियों पर चर्चा करने के बाद उनकी भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के 15 प्रत्याशी जो कांग्रेस ने घोषित किए, उन सीटों पर लगातार कांग्रेस के ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ये जो टिकाऊ का नारा लगाया करते थे, ये तो काम चलाऊ भी साबित नहीं हुए। चाइनीज प्रोडक्ट की तरह इनकी हालात देखने में उजागर हो रहे हैं और यही कारण है कि उनके कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। और दिलचस्प खबर यह है कि अनूपपुर विधानसभा के लिए आईएएस ने दावेदारी ठोक दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रमेश सिंह ने दावेदारी पेश कर दी है। राज्य प्रशासनिक सेवा की संयुक्त कलेक्टर पद से इस्तीफा दिया। कमलनाथ से मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। अनूपपुर सीट से उन्होंने दावेदारी पेश कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक एक करके जब कांग्रेस के दिग्गज कई विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उस स्थिति में, उस दौर में एक आईएएस अगर कांग्रेस का दामन थाम कर दावेदारी पेश करता है, इसे क्या कहा जाए? देखिए, एक तो राज्य प्रशासनिक सेवा के वो अधिकारी हैं रमेश सिंह, और उन्होंने उपचुनाव में उतरने की अपनी इच्छा जताई और इसी को लेकर उन्होंने बीते दिनों पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की थी और उसके बाद जो है उन्होंने अपने जो राज्य प्रशासनिक सेवा है उसके पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अनूपपुर में एसडीएम के पद पर जो है रमेश सिंह तैनात थे, लेकिन अब उन्होंने उपचुनाव में उतरने का मन बनाया है। तो कुल मिलाकर जहां पर लंबे समय तक अपनी सेवा देते रहे रमेश सिंह, उनकी इच्छा थी कि वहां से वो उपचुनाव लड़े और इसी सिलसिले में उन्होंने कमलनाथ से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद अब उन्होंने अपने राज्य प्रशासनिक सेवा पद से इस्तीफा दिया है और अपनी दावेदारी। अगर ऐसा होता है, अगर कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो बिसाहू लाल सिंह को बड़ी चुनौती मिल सकती है, जो 6वीं बार विधानसभा में जाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। बात ग्वालियर के, जहां कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने पूर्व मंत्री उमा भारती से मुलाकात की। इस दौरान उमा भारती ने प्रद्युम्न सिंह तोमर को जीत का आशीर्वाद दिया। साथ ही उमा भारती ने मंत्री तोमर को जीतने वाला उम्मीदवार बताया। माननीय हमारी उमा भारती जी सहृदय, जो हमेशा हर बड़ी दयालु भी हैं, भगवान की आराधना अच्छे से करती हैं। भगवान की आराधना का मतलब जन सेवा, गरीबों की जन सेवा। तो उनके सानिध्य में मुझे, जब से मैं आया हूँ, संपर्क में आया हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा हर वक्त मिला है और यही आशीर्वाद विकास के लिए पर्याप्त है। तो उपचुनाव के रण में कूदी उमा भारती ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को विपक्ष में रहते हुए मर्यादा के पालन करने की नसीहत दी और लंबे समय तक विपक्ष में रहने के लिए तैयार रहने को कहा। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस की कमियों की वजह से उसके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। साथ ही उमा भारती ने कांग्रेस को विपक्ष में रहने की ट्रेनिंग देने की बात कही। अभी जो एक नई बात शुरू हुई है कि व्यर्थ में उत्तेजित होना, पहले भी हम लोग बहुत लड़े हैं। अटल जी विपक्ष के नेता रहे हैं लंबे समय तक। हम लोगों को भी बहुत लंबे समय के बाद सरकार बनाने का मौका मिला है 2003 में जाके। हम बहुत शानदार तरीके से विपक्ष में रहे हैं, मर्यादाओं का पालन करते हुए, शालीनता का पालन करते हुए। हमने कभी उनका उल्लंघन नहीं किया। मैं कमलनाथ जी को ये बात कहूँगी क्योंकि वो बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं। उनको मैं ये कहूँगी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि जो आपको छोड़ करके चला गया तो आपकी ही खामियां होंगी ना, वो जो छोड़ करके चला गया।
तो उन पर आत्मचिंतन करिए, पर व्यर्थ का ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें लोकतंत्र की मर्यादा का हनन हो। इसलिए मैं ये जरूर कहूँगी, क्योंकि हमने विपक्ष में रह करके विपक्ष की, आप बताइए हम कितने लंबे समय तक, आप अयोध्या आंदोलन देखिए, कितना आंदोलन चला, कभी किसी पुलिस की जीप पे हमला हुआ कार सेवकों के द्वारा, कभी किसी पुलिस अधिकारी पे हमला हुआ, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, मर गए हम। तिरंगा, गंगा, अयोध्या, घुसपैठ के खिलाफ सब आंदोलन में मैं आगे थी। हमने कभी पुलिस पे हमला बोला है क्या? हमने कभी किसी की गाड़ी जलाई है क्या? ये जो हमने कभी किसी का अपमान किया है क्या? हमने कभी किसी के लिए अपशब्द बोले हैं क्या? अटल जी इतना अच्छा बोलते थे विपक्ष में रहते हुए भी, सत्ता पक्ष की आलोचना करते हुए भी। मैं यही कांग्रेस के लोगों को कहूँगी कि अगर आपसे नहीं जमता है तो हम ट्रेनिंग दे देंगे, हमारे यहाँ ट्रेनिंग लीजिए कि विपक्ष में कैसे रहा जाता है, क्योंकि अब परमानेंट कांग्रेस जो है वो विपक्ष में ही रहेगी, अब सत्ता में नहीं आ पाएगी। ठीक है। संगठनों ने दीदी ये भी कहा है कि उद्धव ठाकरे को हत्या नहीं घोषणा करेंगे। कौन ने कहा है? कुछ संगठनों ने कहा है, जिसमें उनका वर्जन आया है चंपत राय जी का, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं चंपत राय जी जो बोलते हैं, मैं वही हमेशा से बोल रही हूँ, अयोध्या, गंगा, राम, ये भाजपा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, हिंदू समाज की भी नहीं है। राम देश में सबके पूर्वज हैं, गंगा दुनिया में सबको मान्य है, और अयोध्या सबका आदरणीय स्थान है। इसमें किसी भी जाति, किसी भी दल, किसी भी धर्म और किसी भी देश का व्यक्ति उनको मत्था टेक सकता है और जा सकता है। विधानसभा के सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक हुई। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में हुई इस बैठक में प्रश्नकाल को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में के बाद प्रोटेम स्पीकर ने बताया कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन सदन के पटल पर रखे गए सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र एक दिन का होगा, साथ ही ऑनलाइन और एक्चुअल दोनों तरह के सत्र पर सरकार विचार कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्र के दौरान सदन पटल पर रखे गए सवालों के जवाब देने की मांग की। साथ ही कमलनाथ ने 35 दिन बाद कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का दावा किया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हैं। रामेश्वर शर्मा जी, आज सर्वदलीय बैठक हुई थी। ये दोनों दलों सबसे बातचीत हुई है और उसमें तय किया गया है कि सदन की जो कोरम, और आज एक दुखद घटना हुई कि हमारे ब्यावरा के विधायक एक्सपायर हो गए, वो कोरोना पॉजिटिव, 40 से अधिक विधायक के संक्रमण है। इतनी चर्चा दोनों पे विचार कर रहे हैं, दोनों पे विचार कर रहे हैं, दोनों पे विचार जी ने कहा कि वो जो प्रश्न है और ध्यानाकर्षण है वो उनके जवाब आने चाहिए। नहीं, सबके जवाब आएंगे, जो पटल पर जो चीज आ जाएगी वो सबके जवाब आएंगे। प्रश्नकाल होगा क्या सर? प्रश्नकाल नहीं होगा, सबके जवाब आएंगे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना यह है कि अभी विचार किया जा रहा है दोनों पहलुओं पर कि सत्र आखिरकार ऑनलाइन किया जाए या फिर यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर जैसे होता है उसको लेकर किया जाए। ये सारे पहलू हैं जो आज चर्चा में सर्वदलीय बैठक में रहे हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहाँ कोविड की बात है, कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। और रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मंदसौर से गुजरात ले जा रहा था ड्रग्स। हाई प्रोफाइल पार्टियों में MDMA ड्रग्स का इस्तेमाल होता है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर जुड़े हुए हैं। सुधीर, आखिर कहां और कौन सी हाई प्रोफाइल पार्टियों में ये मादक पदार्थ इस्तेमाल हो रहा था? देखिए, मंदसौर से एक खेप ले जाई जा रही थी गुजरात के लिए, और बताया ये भी जा रहा है जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, तस्कर है छोगालाल, उससे पहले भी NDPS के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और ये जो शख्स है, इसके पहले 2 बार इसी तरह की ड्रग्स जो है, ये MDMA जिससे बताया जाता है, हाई प्रोफाइल पार्टीज में इसका यूज होता है, उसे उसकी तस्करी कर चुका है। पुलिस ने जांच में ये भी बताया है कि एक शख्स बॉम्बे रह चुका है। तो अब पुलिस एक लिंक ये भी तलाशी है कि बॉम्बे में जो हाई प्रोफाइल जो ड्रग सुशांत मर्डर केस में जो बहुत सारी बातें निकल के सामने आई, कई ये इसके इस ड्रग माफिया के तार उस ड्रग माफिया से तो नहीं जुड़े हैं। पुलिस इस मामले की जांच में भी जुटी है, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ अभी NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कहां इस
जो गोरखधंधा है। सुधीर, इस पूरे रैकेट का जो लिंक है उसकी कड़ी को अगर जोड़ना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये पूरा मामला अब बॉलीवुड के ड्रग्स से जुड़ रहा है। तो बिल्कुल पुलिस ने साफ तौर पे कहा है, जांच में बात पुलिस ये कह रही है, अगर हमें लगता है कि अगर ये जो ड्रग है इसके लिंक कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़ते हैं तो पुलिस उस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच करेंगी, क्योंकि ये जो खेप है वो फिलहाल तौर पर जो है मंदसौर से गुजरात ले जाई जा रही थी। खबर ये भी कि हो सकता है गुजरात के बाद अगला नंबर बॉम्बे का हो या आसपास के बड़े एरिया में बड़ी जो नाइट क्लब है जहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका ताजा जानकारी देने के लिए। तो जो आपको बता दें, आरोपी है वो राजस्थान का रहने वाला है और ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बुलेटिन में इतना ही। ताजा दिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।